श्री रामचंद्र जंगड़ा। धन्यवाद मान्यवर। मेरा नाम मान्यवर रामचंद्र जांगड़ा है। धीरे धीरे हो जाएगा कोई। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का मुझे मौका दिया। काफ़ी माननीय हमारे सांसदों ने इसके ऊपर काफ़ी विस्तार से सभी पहलुओं के ऊपर अपने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। मुख्य रूप से ये विधेयक केंद्र सरकार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किसी भी उद्योग की स्थापना करने, प्रचालन या उसकी प्रक्रिया में उसको लाने और उसके किसी भी विवाद से निपटाने में केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वो पूरी तरह से जल के प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उसमें प्रतिभागी कर सकेगी। मान्यवर, जल जो है जीवन है, सबको पता है, और हमारा सांस्कृतिक इतिहास, हमारा धर्म ये कहता है कि धर्म की परिभाषा केवल पूजा पद्धति का नाम नहीं है। जलाशयों के जल को शुद्ध रखना भी एक धर्म है, वृक्षों की हरियाली की रक्षा करना भी एक धर्म है, पृथ्वी की शुद्धता रखना भी हमारा एक धर्म है। धर्म की परिभाषा बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है। मान्यवर, अभी मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। मेरे से पूर्व मेरे माननीय साथी सांसद कुछ इस विषय में जो चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा उसके विषय में हमारे नीरज दांगी जी ने विषय उठाया था कि इसमें सजा का प्रावधान बहुत कम है, लेकिन इस विधेयक में साफ लिखा गया है कि छोटे मोटे जो अपराध हो जाते हैं, छोटी मोटी जो गलती हो जाती है, उसके ऊपर किसी कारोबार को ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े और वो कारोबार बंद ना हो, उसको ज़्यादा तंग ना किया जाए। उसके बजाय अगर कोई गंभीर अपराध करता है तो उसके ऊपर बाकायदा हर धारा के ऊपर इसमें सजा का प्रावधान है, जिसमें सभी माननीय सांसदों ने बताया कि राशि 10,000 से लेकर 15 लाख तक की हर क्लॉज के उल्लंघन के ऊपर हो सकती है। और मैं ये भी इसमें ये बता दूं कि इसमें केवल ये नहीं है कि एक ही बार वो राशि होगी, इसमें लिखा है बाकायदा हर क्लॉज के साथ कि अगर कोई भी फैक्ट्री, कोई भी संस्थान अगर उसका लगातार अनुपालन जारी रखता है उल्लंघन का, तो प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है, प्रतिदिन के हिसाब से। तो ये सज़ा कोई कम सज़ा नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथी थोड़ा सा याद कर लें, भोपाल में प्रदूषण फैला, गैस त्रासदी हुई यूनियन कार्बाइड में और हज़ारों लोग मारे गए, और वहाँ के मुख्य अपराधी वारेन एंडरसन को मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी विमान में बैठा के दिल्ली ला के अमेरिका भेज दिया गया। उसको जरा सी भी सज़ा नहीं मिली। आज तक वो लोग न्याय के लिए तड़प रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी विचार विमर्श कर लें। एक मिनट माननीय सदस्यगण, माननीय जांगड़ा जी, 1 मिनट में आपको समय दे रहा हूं। उन्होंने आरोप लगाया है। आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से मेरी गुजारिश है। अब मणिपुर के विषय के ऊपर वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर प्रधानमंत्री नहीं गए, कर रहे हैं, पर तो थोड़ी देर के लिए गए। रूल 110 का ध्यान रखें। स्कोप ऑफ डिबेट, द डिस्कशन ऑन ए मोशन थोड़ा बहुत उनको बताना तो चाहिए ना। कन्फाइंड टू द submission of arguments either in support of the bill or the rejection of the bill. In making his speech, a member shall not refer to the details of the bill further than is necessary for the purpose of his argument. Speak on the subject, please. वो भी सर प्रदूषण ही था। सबसे रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, प्लीज कंटिन्यू। चलिए मैं थोड़ा सा इस विषय के ऊपर बात। तो अभी मान्यवर देखिए, अभी मेरे दोस्त राघव चड्ढा जी काफी विस्तार से पंजाब के ऊपर बोल के गए और बड़ा शान से ये बता रहे थे कि पंजाब की पूरी एक बठिंडा से ट्रेन भर के चलती है और वो कैंसर के मरीजों की भरी हुई ट्रेन होती है और वो बीकानेर में इलाज के लिए जाते हैं। मान्यवर, अगर ये लोग इतने दिनों से शासन में थे और पंजाब में एक कैंसर हॉस्पिटल तक नहीं बना सके, तो अपने आप का भी तो निरीक्षण कर लें थोड़ा बहुत। एक कैंसर हॉस्पिटल पंजाब, जो सबसे फर्टाइल प्रदेश हमारे भारत का, सबसे उपजाऊ प्रदेश है, सबसे उन्नत प्रदेश, उसमें कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। वहां पर इलाज करवाने के लिए राजस्थान जाते हैं और उसको भी केंद्र सरकार को आरोप लगाते हैं इस बात का। अब बताइए इसमें केंद्र सरकार का क्या दोष है इसमें? अगर वो वहां इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो पंजाब को कैंसर का हॉस्पिटल बनाना चाहिए।
अब उसमें केंद्र सरकार क्या दोष है, भाजपा सरकार का क्या दोष है? Subject पंजाब पर में तो बोलो। भाजपा सरकार कभी रही नहीं है। Come on the तो subject, मान्यवर, मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा जो हर क्लास के ऊपर जो प्रावधान किए गए हैं वो सारे के सारे पूरी तरह से पारदर्शी और पूरी तरह से न्याय संगत और पूरी तरह से वायु और जल के प्रदूषण के नियंत्रण के लिए एकाएक प्रावधान सारे के सारे किए गए हैं। अब इसमें अभी जो माननीय हमारी माया नरोलिया जी कह रही थी, ये बहुत ही बढ़िया प्रावधान किया गया है कि जुर्माने की जो राशि होगी वो भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन रहेगी, ताकि आगे के लिए प्रदूषण के ऊपर जो भी इंतजाम करना हो, जिस भी नहर की सफाई करनी हो, जिस भी जलाशय की सफाई करनी हो, तो उसमें कम से कम उस राशि के लिए कहीं और राज्य सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर ना रह के वो जुर्माने की राशि उसी काम में आ जाए। तो इससे बढ़िया तो कोई प्रावधान हो नहीं सकता है। तो इस विधेयक में जितने भी जो ये प्रावधान किए गए हैं, एक के बाद एक सही नायाब प्रावधान किए गए हैं। और मान्यवर, मैं ये कहना चाहूँगा कि न्यायालयों के अंदर जो प्रक्रिया चलती है वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया चलती है और कई बार न्याय मिलने में बड़ी देरी हो जाती है। इसलिए इस विधेयक के तहत जो ये प्रावधान किया गया है कि इस नियंत्रण बोर्ड में केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव के बराबर का अधिकारी और राज्य सरकार के सचिव के बराबर का अधिकारी वो होंगे, और उसमें प्रत्येक राज्य सरकार में जो नियंत्रण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होगा उसमें केंद्र सरकार को राज्य के ऊपर कोई थोपेगी नहीं। उस राज्य की मांग के अनुसार ही उतने ही अधिकारियों की इसमें नियुक्ति की जाएगी जितनी उस राज्य की मांग होगी और जितनी वहां पर आवश्यकता होगी। तो मान्यवर, विधेयक की प्रत्येक धारा मणिपुर के अंदर स्वच्छ जल देने के लिए, और मणिपुर स्टेट को, मैं तो 2020 से राज्यसभा में आया मान्यवर, और राजभाषा समिति का संयोजक होने के नाते मेरा कई बार पूर्वोत्तर के राज्यों में जाने का मौका मिला। मैं तो शान से कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 2014 से सत्ता में आने के बाद वहां पर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को ये पता चला है कि हमारी भी भारत के बजट में कोई हिस्सेदारी है, हमारे ऊपर भी भारत का बजट लागू होता है। और वहां पर कितनी रेलों का जो ढांचा खड़ा किया गया है, कितनी हाईवेज का ढांचा खड़ा किया गया है, कितने वहां पर एम्स बने हैं, कितने वहां पर IIT और IIM बन रहे हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बने हैं। मणिपुर की भी चुनाव की चिंता ये लोग ना करें। मणिपुर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी एक एक स्टेट को पूरी न्यायप्रियता से और पूरे संतुलन के साथ एक एक स्टेट को देख रहे हैं, और मणिपुर एक आदर्श स्टेट बने इसके लिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। तो मैं ये कहता हूं कि ज्यादा वो चिंता ना करें। अभी दिक्कत ये है, बोलते हैं और चले जाते हैं। अब सुष्मिता सेन जी चली गई अपनी बात कह के, लेकिन जिस बंगाल ने मान्यवर, जिस बंगाल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिए, जिस बंगाल ने सुभाष चंद्र बोस दिए, जिस बंगाल ने रविंद्रनाथ टैगोर दिए, और जो बंगाल सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति का जनक रहा, आज उस बंगाल का क्या हाल बना दिया गया है। ये अपनी बात के ऊपर सोचने जरा से। इसलिए मैं इन सारी बातों के ऊपर इस विधेयक की तमाम प्रावधानों का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।